हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आगामी सीयूईटी, यूजीसी नेट और अन्य होने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के ऊपर। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट पर बातचीत कर लिया है और हमारी कोशिश लगातार है कि थियोरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराई जाए। तो उसी प्रयास में हम कुछ प्रश्नों को लेकर हाजिर हैं। इसको अपना मानकर अपने लिए जरूर देखिए और रिवीजन के तौर पर भी देखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि कहाँ से कैसे सवाल बनते हैं। तो हम देख रहे हैं, जो पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन दिया गया झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। जैसे ही आपने ऑप्शन देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में ये उत्तर आ गया होगा कि खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। और अगर हम उपभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो जब भी प्रश्नों को आप हल कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो इस तरीके से कोरिलेट करके जरूर देखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और ठीक से आप आंसर को दे पाएंगे। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि झांसी में कौन सी बोली जाती है, कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है, या फिर अलीगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है। चलते हैं, बात करते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। ऑप्शन दिया गया है खरोष्टी, ब्राह्मी, नागर लिपि या फिर हिब्रू। तो यहाँ पर हमें बताना है कि नागरी लिपि, जिसको कि हम देवनागरी भी कहते हैं, तो उसका विकास किस लिपि से हुआ है। आपके दिमाग में तुरंत सही जवाब आ गया होगा कि ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। और परीक्षाओं में लिपियों के विकास क्रम से भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है। वर्धा, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय, लगातार ये प्रैक्टिस सेट में प्रश्न आ रहा है और आपको आंसर भी याद हो गया होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, मद्रास में इसका मुख्यालय है, जिसको कि हो सकता है कि ऑप्शन में चेन्नई भी लिखा हुआ आपको मिल जाए। इसकी स्थापना किसने की थी, कब हुई थी, ये सारी चीजें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प ध्वनि का उच्चारण स्थान है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन दिया गया है दंत्य, ओष्ठ, मूर्धन्य, कंठ्य। तो उच्चारण स्थान क वर्ग से लेकर प वर्ग तक बिल्कुल आप अपने दिमाग में क्लियर कट करके रखिए, क्योंकि ये भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें ज्यादा हमें याद करने की जरूरत नहीं। आपके दिमाग में इसका सही जवाब आ गया कि प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं कि सही मायने में कहाँ से उच्चारण हो रहा है। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है। ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका, 84 वैष्णवन की वार्ता। तो जैसे ही विकल्प आपने देखा होगा, गोकुलनाथ द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं। दो ग्रंथ बहुत ही फेमस रहे हैं गोकुलनाथ के। एक है 84 वैष्णवन की वार्ता और दूसरा है 252 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, एक में विठलनाथ के पूरे शिष्यों का जिक्र किया गया है और दूसरे में पूरे बल्लभाचार्य के शिष्यों का जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से तीन रचनाएं हैं, खासतौर से 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता। इन दोनों रचनाओं को कई जगहों पर आपने पढ़ा होगा, वार्ता साहित्य। ठीक है, जब भी वार्ता साहित्य का जिक्र हो तो इन दोनों रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त एक रचना है भक्तमाल, जिसमें कि रामानंद के शिष्यों का जिक्र किया गया है। हालांकि भक्तमाल किसकी रचना है ये आपके दिमाग में आ गई होगी, चाहे तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया है आल्हा खंड का रचयिता कौन है। ऑप्शन दिया गया है चंद बरदाई, जगनीक, नरपति नाल, अब्दुल रहमान। तो आल्हा खंड, जिसको कि हम परमाल रासो भी कहते हैं, ठीक है, तो किसकी रचना है ये तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि जगनिक द्वारा लिखा गया है। कई बार सवाल पूछा जाता है कि आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है। इस पर भी हम बातचीत कर लिए हैं कि वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं।
अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन आलवार महिला संत है। आलवार जैसे ही नाम आया होगा तुरंत आपके दिमाग में दक्षिण भारत के जो भी भक्त कवि हैं वो आ गए होंगे। आलवारों की संख्या कुल 12 मानी गई है, ये भी सवाल पूछा जाता है। अब इसमें सवाल पूछा गया कि महिला संत कौन है। ऑप्शन दिया गया है आंडाल, अक्कमासी, सहजोबाई, मीराबाई। तो इसमें आलवार महिला संत कौन सी है, का सही जवाब है ऑप्शन ए, आंडाल। ठीक है, दक्षिण भारत में जब भी चर्चा की जाती है तो आंडाल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कई गाइडों में आप देखेंगे कि आंसर गलत भी दिया हुआ है, तो आप ध्यान में रखिए खासतौर से। अगला प्रश्न है कि तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है। तुलसी द्वारा लिखा गया कृष्ण पर आधारित काव्य कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है कृष्णायन, कृष्णचरित, कृष्ण चंद्रिका, कृष्ण गीतावली। तो तुरंत आपके दिमाग में आया होगा क्योंकि पहले भी इस तरीके का सवाल पूछा जा चुका है। सही जवाब है ऑप्शन डी, कृष्ण गीतावली। ठीक है, जो इन्होंने मथुरा गमन पर सूरदास से मुलाकात होने पर लिखा हुआ था। और यहाँ पर एक रचना दी गई है कृष्णायन, जो कि द्वारिका प्रसाद सक्सेना द्वारा लिखी गई है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। ऑप्शन दिया गया संत दादू दयाल, रैदास, संत पीपा, संत पलटू दास। तो सभी संतों की बात की गई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, सही जवाब है ऑप्शन बी, रैदास, जिनको कई जगहों पर रविदास नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। रीतिबद्ध कौन नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मतीराम, केशवदास, घनानंद, चिंतामणि। तो आपके दिमाग में तुरंत रीतिकाल से संबंधित रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध कवियों का नाम आना शुरू हो गया होगा और तुरंत सही जवाब है ऑप्शन सी, घनानंद। घनानंद का संबंध है रीतिमुक्त और इनके साथ घनानंद बोधा आलम ठाकुर का नाम एक सांस में सभी को याद रहता है। आप सभी भी याद करके रखिए। बाकी जितने भी यहाँ पर कवि दिखाई पड़ रहे हैं सब रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल पूछा गया कि कौन नहीं है। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि प्रथम आचार्य के संदर्भ में सवाल पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है या फिर नगेंद्र के अनुसार कौन है। तो चिंतामणि को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना और केशवदास को नगेंद्र ने माना है। तो इन दोनों को भी आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। भारतेंदु मंडल का कौन सा लेखक इन विकल्पों में नहीं है। ऑप्शन दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन, श्रीधर पाठक। तो आपने नामों को पढ़ लिया होगा और आपके दिमाग में इसका सही जवाब आने लगा होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक, जिनका संबंध द्विवेदी युग से है। ठीक है, और जितने भी नाम दिए गए हैं, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, ये भारतेंदु मंडल से हैं। प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन और बालकृष्ण भट्ट, ये सभी कवि भारतेंदु मंडल से तो रिलेटेड हैं ही, साथ में इनकी पत्रिकाएं काफी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिए। भारतेंदु मंडल पर आपको इस चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना की है। एक भारतीय आत्मा, हालांकि उपाधि ही दी गई है एक भारतीय आत्मा नाम से। यहाँ पर सवाल उसी से मिलता जुलता पूछा गया है कि एक भारतीय आत्मा नाम से कविता किसने लिखी है। ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा नाम से उन्होंने कविता लिखी। एक भारतीय आत्मा नाम से उनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाम सही है। पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक। तो प्रश्न पर ध्यान रखना है हमें कि कौन सा नाम सही है। इसमें नाम हमें बताना है, सही नाम। तो झटके में ऐसे प्रश्नों का जवाब हमें नहीं देना है, एक से दो बार पढ़ना है। आप देख रहे हैं कि पहला तार सप्तक नाम से कुछ नहीं है, दूसरा तार सप्तक भी नहीं है, तीसरा तार सप्तक नहीं है। तार सप्तक नाम इसमें सही है, जिसका कि संपादन पहली बार अज्ञे सन 1943 में करते हैं। इसके बाद दूसरा सप्तक है, ठीक है, जो कि 1951 में हुआ।
फिर तीसरा सप्तक है 1959 ईस्वी में, ठीक है। इसी तरीके से जो चौथा सप्तक आया 1979 ईस्वी में। तो अंतर क्या था? केवल सप्तक का अंतर है यहाँ पर। पहला जो मतलब जो 1943 में संपादित किया गया था उसका नाम तार सप्तक था, बाकी में दूसरा तीसरा चौथा सप्तक शब्द लगा हुआ है। ये खास अंतर यहाँ पर देखना है आपको। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि अज्ञेय की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? अज्ञेय की कौन सी ऐसी रचना है जो कि यात्रा पर आधारित है, यानी कि यात्रा वृत्त पर आधारित है? ऑप्शन दिया गया है, एक बूंद सहसा उछली, आत्मने पद, बावरा अहेरी, जयदेव। ठीक है, चारों विकल्प आप देख लिए, आपके दिमाग में तुरंत इसका सही जवाब आने लगा होगा कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा अज्ञेय के ऊपर, और कौन सी इसमें रचना यात्रा वृत्त पर आधारित है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है जवाब, एक बूंद सहसा उछली। ये क्या है? यात्रा पर आधारित है। बाकी आत्मने पद इनका निबंध है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। जयदोल कहानी है इनकी, ठीक है। इसके बाद बावरा अहेरी जो कि कविता है। हो सकता है कि इस बार एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत्त पूछ दिया, आगे इनमें से कुछ पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, पीली आंधी, एक पीली शाम। शमशेर बहादुर सिंह जिनका कि संबंध सप्तक से जुड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो कमेंट्स करके बता सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक से जुड़े हुए थे। कई बार ये सवाल पूछा जाता है। फिलहाल यहाँ जो सवाल पूछा गया है कि कौन सी रचना है, सही जवाब है ऑप्शन डी, एक पीली शाम। ठीक है, पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश द्वारा लिखी गई। पीली आंधी यहाँ पर जो रचना है ये प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। कुछ ऑप्शन बनाए गए हैं केवल भ्रमित करने के लिए, तो उनके पीछे हमें नहीं भागना है। सही जवाब हो गया एक पीली शाम। ध्यान में रखना है, कई जगह पर पीली शाम भी ऑप्शन में रह सकता था जो कि और क्लिष्ट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि एक पीली शाम नाम से उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? प्रपद्यवाद का नाम आपने सुना ही होगा। अब ये किसका पर्याय है, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रपद्यवाद के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया, नई कविता, नकेनवाद, अकविता, प्रयोगवाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका सही जवाब दे दिया है। नकेनवाद प्रपद्यवाद का क्या है? पर्याय है। ठीक है, अब ये तीन रचनाकारों के नामों पर ये वाद पड़ा हुआ है, जिसमें पहले जो रचनाकार हैं जिनका नाम है नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा की एक काफी इंपॉर्टेंट किताब है साहित्य का इतिहास दर्शन, ये भी पूछा जाता है तो ध्यान में रखिए। फिर के से हो गया केसरी कुमार। ठीक है, केसरी कुमार नाम के रचनाकार हैं उनके। और फिर न से हो गया, इसमें है नरेश, केवल नरेश है। एक तो साहित्यकार है नरेश मेहता, वो नहीं है। ठीक है, केवल नरेश नाम है। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि नकेनवाद में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, तो इसको आप बारीकी से बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि कटराबी आरजू किसकी रचना है? असगर वजाहत, गुलशेखर खांसानी, राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो कटराबी आरजू किसकी रचना है? आपने पढ़ा होगा, तुरंत दिमाग में आंसर आने लगा होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, राही मासूम राजा, जिन्होंने की आधा गांव नाम से भी एक उपन्यास लिखा है, और ये भी इनका क्या है? उपन्यासी। बाकी अन्य जितने भी नाम दिए गए हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट उपन्यासकार हैं, तो इनकी रचनाओं को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि कई पाठ्यक्रमों में लिखा गया है प्रमुख रचनाकार एवं रचनाएं। ठीक है, तो जितने भी विकल्पों को आप देख रहे हैं, हम अभी तक 17 क्वेश्चन पे बात किए हैं, तो जितने भी हमने ऑप्शंस को पढ़ा सब एक तरीके से आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? नेपथ्य राग किसका नाटक है? ऑप्शन दिया गया है, मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, कुसुम कुमार। तो नेपथ्य राग पहले तो ध्यान में रखना है कि ये नाटक है।
हो सकता है कि कभी विधा में पूछ लिया जाए। और बाकी किसका नाटक है ये? सही जवाब है ऑप्शन ए, मीराकांत। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये समकालीन नाटक है, नए नाटककारों द्वारा ही लिखा गया है, जिनका नाम है मीराकांत। आप देखेंगे कि जब हम नाटक पढ़ते हैं या रंगमंच पर नाटक को खेलते हुए देखते हैं तो एक होता है नेपथ्य। नेपथ्य मतलब जो पर्दा लगा रहता है, उसके पीछे की जो भी गतिविधियां होती हैं उसको हम नेपथ्य कहते हैं, जो कि दर्शकों को नहीं दिखता है। दर्शकों को मंच पे जो भी एक्टिविटी हो रही हो दिखती है, लेकिन पीछे नेपथ्य में तैयारियां चलती रहती हैं। ठीक है, कई बार कुछ काल्पनिक आवाज निकालनी होती है तो नेपथ्य से ही उसको निकाला जाता है। तो नाटक से ही जुड़ा हुआ ये शब्द है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? भारतीय काव्य शास्त्र में वक्रोक्ति को लेकर डिबेट है कि ये शब्दालंकार है या फिर अर्थालंकार है। तो प्रश्न में ही बता दिया गया है कि रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है। मान लीजिए कभी सवाल पूछ लिया जाए कि वक्रोक्ति को शब्दालंकार किसने माना, तो तुरंत आप बताएंगे कि रुद्रट ने माना। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पूछ दिया गया कि वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना। ऑप्शन दिया गया दंडी, क्षेमेंद्र, वामन, आनंद वर्धन। तो विकल्प को देखते हुए आपके मन में आ गया होगा कि हमने जरूर कहीं इसको पढ़ा है, और बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार कहा है। तो इसको आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने एक सूत्र बताया था कि अगर आपको पता करना हो कि शब्दालंकार कौन कौन से हैं, तो अवश्य शब्द याद करके आप रखिए और तुरंत आप बता देंगे कि शब्दालंकार कौन कौन से हैं। अ से हो गया अनुप्रास, व से होगा वक्रोक्ति, आधा श से हो गया श्लेष, य से हो गया यमक। ठीक है, तो मेरे फार्मूला में अभी वक्रोक्ति को शब्दालंकार में रखा गया है, यानी कि हमने रुद्रट को ही फॉलो किया है। लेकिन अब क्योंकि परीक्षाएं होती हैं, नए सवाल बनते हैं, तो उन नए सवालों में वामन ने वक्रोक्ति को अर्थालंकार भी कहा है। मैंने लंबा वक्त इसलिए लिया कि आपको स्टोरी के रूप में चीजें याद हो जाए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? मम्मट, भट्टलोलट, भामा, क्षेमेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि भरत मुनि ने रस सूत्र दिया था। ठीक है, तो उस रस सूत्र की 4 व्याख्याकारों ने व्याख्या की थी, उसमें से हमें बताना है कि कौन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, भट्टलोलट, जिनका सिद्धांत था उत्पत्तिवाद या फिर आरोपवाद। ठीक है, अन्य जो भी आचार्य रहे हैं उनके भी सिद्धांत आपके दिमाग में धीरे धीरे छपने शुरू हो गए होंगे। जब छप रहे होंगे तभी मानकर चलिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, वरना एक बार और रिवीजन की मांग आपके लिए जरूरी है। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला जो प्रश्न है, जो कि सही अनुक्रम पर आधारित है, यानी कि प्रकाशन वर्षों के आधार पर हमें सही अनुक्रम बताना है कि क्या है। पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। रचनाएं दी गई हैं, पहला राजा, बकरी, स्कंदगुप्त, कोर्ट मार्शल। तो पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी रचनाएं दी गई हैं सब नाटक हैं और अलग अलग नाटककारों के नाटक हैं। तो सबसे पहला जो इसमें सही अनुक्रम होगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया। जो पहला राजा है, पहला राजा सन 1969 में लिखा गया। ठीक है, बकरी 1974 में, और इसके बाद 1991 में कोर्ट मार्शल लिखा गया है। अब मैं यहाँ पर नाटककारों का नाम आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि स्पेस देना बहुत जरूरी है। कि स्कंदगुप्त का तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पहला राजा आपके दिमाग में आ गया होगा कि किसका है, बकरी किसका है और कोर्ट मार्शल किसका है। नहीं आ रहा है तो एक बार, ये वही है, प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत ही आएंगी, इनको याद करना है। मैं बता दूंगा, आप देख लेंगे, खोजेंगे नहीं तो एक बार जरूर आप इसको खोजिए। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न भी सही अनुक्रम पर ही आधारित है। पूछा गया कि निम्नलिखित कविताओं, यानी कि जितने भी नाम दिए गए सब क्या है, कविताएं। ठीक है, इनका सही अनुक्रम क्या है ये हमें बताना है। मुक्ति प्रसन्न, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज की भी जगह है, ये कविताएं हैं। और इनके कवि कौन है ये आप सभी के मन में धीरे धीरे
आने लगा होगा कि कौन किसके कवि रहे हैं। अब इसका हम देखते हैं सही जवाब क्या हो सकता है। पहले हम इसको प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से देखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, संसद से सड़क। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में कवि का नाम आ गया होगा, बिल्कुल धूमिल आपके दिमाग में आ रहा है, सही जवाब हो गया। इसके बाद सॉरी, इसका मैं जो आंसर मैं बता रहा था, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, मुक्ति प्रसंग। मुक्ति प्रसंग जो कि राजकमल चौधरी की कविता है और इसका प्रकाशन हुआ 1966 ईस्वी में। ये बहुत कम जगह आपको ये प्रकाशन वर्ष मिलेगा, मैंने बहुत खोजा है इसको, तभी मिला। ठीक है, धूमिल 1972। अपनी केवल धार, इसका प्रकाशन वर्ष हुआ 1980 ईस्वी में। और जो आखिरी कविता है, आवाज की भी जगह है, इसमें नाम थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। ठीक है, आवाज भी जगह है, ये कविता का नाम है। इसका प्रकाशन हुआ सन 2000 ईस्वी में और इसके जो कवि हैं वो है मंगलेश डबराल, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और बाकी अपनी केवल धार, अरुण कमल, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि बताना जरूरी है। बाकी धूमिल और राजकमल चौधरी का नाम आप नोट कर लिए। प्रकाशन वर्ष जरूर इन रचनाओं का ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। कृतियां दी गई हैं, पानी के प्राचीर, जंगल जहां से शुरू होता है, मैला आंचल, लोक ऋण। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने इसको उपन्यास विधा के अंतर्गत पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैला आंचल आपने देख लिया तो उपन्यास से रिलेटेड ही है। अब इसका सही अनुक्रम क्या है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैला आंचल 1954 में इसका प्रकाशन हुआ, बताने की जरूरत नहीं है किसका है। पानी के प्राचीर, इसका प्रकाशन हुआ 1961 ईस्वी में, राम दरस मिश्र का। ठीक है, इसके बाद है लोक ऋण, जिसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ, विवेकी राय। जंगल जहां से शुरू होता है, इसका प्रकाशन हुआ सन 2000 ईस्वी में और इसके जो उपन्यासकार हैं, लेखक हैं, वो हैं संजीव। ठीक है, तो जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया, मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोक ऋण, जंगल जहां से शुरू होता है, ये इसका क्रम है। और इसके लेखकों के बारे में भी हमने बता दिया। अगला जो प्रश्न है पत्रिकाओं से रिलेटेड आ गया। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है। हंस, आलोचना, रविवार, सरस्वती दिया गया है और यही सभी ऑप्शन में घुमा फिरा कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले सरस्वती, 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। हालांकि इससे जुड़ा हुआ एक ये प्रसंग है कि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन किया था, लेकिन हम 1900 से इसको देख रहे हैं। फिर इसके बाद हंस 1930 में, प्रेमचंद, आलोचना 1951 ईस्वी में। इसके बाद जो रविवार है, रविवार का मैंने प्रकाशन वर्ष खोजा लेकिन मुझे नहीं मिला है। ठीक है, रविवार की तरह ही एक और पत्रिका छपती है जिसका नाम है शुक्रवार। अगर किसी को मालूम हो कि शुक्रवार के संपादक कौन है तो जरूर कमेंट्स करें। बाकी सही अनुक्रम ऑप्शन डी वाला ही है। ठीक है, क्योंकि कई बार प्रकाशन वर्ष नहीं ध्यान में रहते हैं तो भी हम आईक्यू लेवल या फिर ऑप्शंस के आधार पर एलिमिनेट करके उसके सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो रविवार आप देख रहे हैं कि आलोचना के बाद प्रकाशित हुआ और रविवार की तरह ही शुक्रवार नाम से एक और पत्र प्रकाशित होता है। चलते आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न जो है पूछा गया कि निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। कहानियां दी गई हैं और उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्बंसिया। तो विकल्पों को देखने के बाद मन में धीरे धीरे आने लगा होगा कि आखिरकार सही जवाब इसका क्या हो सकता है। ठीक है, अब कुछ कहानियों का प्रकाशन वर्ष जरूर मालूम है लेकिन कुछ के कहानीकारों के माध्यम से ही हम सही जवाब तक पहुंचेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, पुरस्कार, कफन जो कि प्रेमचंद ही है 1936 में, और आखिरी कहानी राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, वापसी उषा प्रियंवदा, और पुरस्कार आप जान रहे हैं जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो गया,
सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब यहाँ पर निबंध दे दिए गए हैं कुछ और पूछे जा रहे हैं कि सही अनुक्रम कौन सा है। प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय, प्रिया नीलकंठी। तो जैसे ही आपने इन रचनाओं को देखा, निबंधों को, तो ये निबंध अलग अलग निबंधकारों के द्वारा लिखे गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशन वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, प्रबंध प्रतिमा जो निबंध है ये निराला द्वारा लिखा गया है और सन 1940 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। आप किसी भी वन लाइनर किताब में खोजेंगे जल्दी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अतीत के चलचित्र जो कि महादेवी वर्मा का है 1941। ठेले पर हिमालय जो कि धर्मवीर भारती का है, इसका प्रकाशन 1958 में हुआ। और प्रिया नीलकंठी जिसका प्रकाशन हुआ 1968 ईस्वी में, जो कि कुबेरनाथ राय का है। तो यही इसका सही अनुक्रम है, इसको जरूर ध्यान में रखें। यहाँ पर प्रबंध प्रतिमा निराला की है, वैसे हम इनको कवि के तौर पर जानते हैं, लेकिन निराला ने 3-4 निबंध भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये लोग ऑलराउंडर किस्म के थे। इन्हीं के साथ महादेवी वर्मा को भी आप देख रहे हैं। और धर्मवीर भारती को कैसे हम छोड़ सकते हैं, जिन्होंने कि अंधायुग जैसे नाटक लिखा, निबंध लिखे, यात्रावृत्त लिखे, उपन्यास गुनाहों का देवता, जबरदस्त तरीके के राइटर। तो इनको भी ध्यान में रखना है। और कुबेरनाथ राय को तो आप जान ही रहे हैं कि ये ललित निबंधकार है। तो जो ऑप्शन दिया गया था, एक से एक लेखकों को ध्यान में रखकर यहाँ पर दिया गया था। इसीलिए जब भी आप लोग पूछते हैं कि प्रमुख रचनाकारों को हम कैसे पकड़ पाए कि कौन प्रमुख रचनाकार है, तो यही उनके लक्षण है। ठीक है, इन्हीं लक्षणों के आधार पर आप टिक कर लीजिए कि किनको किनको हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। नीचे जो दिया गया है और ऑप्शन दिया गया है नकेनवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, हालावाद। इसका सही अनुक्रम क्या है यही हमें बताना है। यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है वो प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले आ गया यहाँ पर छायावाद। ठीक, फिर इसके बाद हालावाद का नंबर है, फिर प्रगतिवाद का है, फिर इसके बाद नकेनवाद का है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। तो इसको तो आराम से आप कर लेंगे। बाकी नकेनवाद के बारे में हमने विस्तार से आपको बताया कि किसके नाम पर पड़ा हुआ है, 3 लेखकों के नाम पर। बाकियों को आप देख रहे हैं कि प्रवृत्ति, छायावाद पर काफी डिस्कशन हुआ, किताब भी लिखी गई नामवर सिंह द्वारा। हालावाद जिसमें कि बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का नाम आता है। ठीक है, जिसको कि जवानी का काव्य भी कहा जाता है। विजय देवनारायण शाही ने इसको जवानी का काव्य कहा है। ठीक है ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। बाकी प्रगतिवाद को अच्छे से ही जानते हैं, नकेनवाद के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं हम रामचरितमानस के कांडों के ऊपर। सवाल पूछ लिया गया, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड। यही नाम सभी ऑप्शन में घुमा फिरा कर दिए गए हैं, तो हमें सही जवाब तक पहुंचना है। ठीक, तो इसका सही जवाब आप लोगों के दिमाग में भी आने लगा होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड। ठीक, तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, तो उसमें से 4 आप यहाँ पर देख रहे हैं, 3 और बचे हैं। तो चाहे तो आप इसके सही अनुक्रम को बता सकते हैं। हालांकि कई प्रैक्टिस सेट में सही अनुक्रम पर बातचीत की गई है, लेकिन हम रिवीजन इसीलिए करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे, क्योंकि कई विद्यार्थी कमेंट्स कर रहे हैं कि कितना भी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, गलती जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही। तो धीरे धीरे सब चीज आपका क्लियर हो जाएगा, फिर गलती भी कम होगी। ठीक है, इसी तरीके से मैं आप सभी को नागमती वियोग वर्णन जब पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया कि 12 मासा शैली को अपनाया गया है। तो उन 12 महीनों को जरूर ध्यान में रखिए। हो सकता है कि 4-4 का सीरीज बनाकर पूछ लिया जाए कि किस महीने से शुरुआत होती है और कौन क्रम सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जल्दीबाजी में मुझे नहीं पढ़ाना है, अब मुझे नंबर 1 भी नहीं बनना है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ये स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, जब तक आपको देखने का मन करे देखिए। बाकी जितना आप समय देंगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा।
बीच बीच में मन की बातों को भी रखना पड़ता है, तो इसको अन्यथा मत लीजिए। कुछ विद्यार्थी हैं जो कि बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, तो उनको मेरी यही सलाह है कि धैर्य रखिए, संतोष रखिए, उसका परिणाम बहुत सुखद होता है। अगला प्रश्न हो गया, काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के नाम से सुमेलित कीजिए। अब काव्य शास्त्र के ग्रंथों का नाम दिया गया है और फिर रचनाकारों का नाम इसमें है। तो इससे क्या होगा, ये जो प्रश्न है देखने में एक प्रश्न है, लेकिन इसमें कई प्रश्न शामिल है। आपका रिवीजन होगा। ध्वन्यालोक तुरंत आपके दिमाग में आ रहा है कि आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ, रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ, काव्य प्रकाश मम्मट। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होना चाहिए, ए का 3 होना चाहिए, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो 3 1 4 2 ऐसे प्रश्नों को आप बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेते हैं और प्रैक्टिस जब करेंगे तो और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन बी। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पर साहित्य दर्पण है, उसी तरीके से एक रचना है हृदय दर्पण। अगर कोई बच्चा कमेंट्स कर कर इसका उत्तर बताता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर सीरियस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो काक चेष्टा बको ध्यानम से पूरे प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं, मेन मौके पर कमेंट्स करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर कोई नया विद्यार्थी आए तो वो कमेंट्स को देखकर भी ये अनुमान लगा ले कि वो सही जगह पहुंचा हुआ है। क्योंकि हमारे कई ऐसे विद्यार्थी हैं कि जब मैं प्रैक्टिस सेट में कोई आंसर जल्दी में गलत बता दिया या फिर टिक करने में गलती हो गई, क्योंकि इंसानियत है। गर्मी में बैठकर मैं आप लोगों को देखिए बिना पंखा चलाए हुए बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर है, इसलिए सवाल भी मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो जरूर बताइएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। गुलाब राय बच्चन, वियोगी हरि, यशपाल का नाम दिया गया है और हमें मिलान करना है। तो अक्सर ऐसे जो सुमेलित वाले प्रश्न आते हैं उसमें जो सबसे पहले आंसर आता है उसी को मिलान कर लेते हैं। यशपाल की रचना क्या है? सिंहावलोकन। तो सिंहावलोकन किस विधा में है ये आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए। अगर आएगी तभी मानकर चलिए कि आपको बहुत आनंद आ रहा है। पता चला कि आप दाएं बाएं देखना शुरू कर देंगे, हिचकिचाहट हो रही है, तो ये मानकर चलिए कि आपको अन्य गद्य विधाओं को सीरियसली देखना है। ठीक है, मेरा काम है अलर्ट करना, इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूं। अब इसमें है गुलाब राय, क्या है? मेरी असफलताएं। बच्चन का निर्माण फिर से। वियोगी हरि, मेरा जीवन प्रवाह, यानी कि अताथो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जो कि राहुल साकृत्यायन का होना चाहिए था, उनका नाम नहीं दिया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए का हो जाएगा 2, बी का हो गया 3, इसके बाद सी का हो गया 4। 2 3 4 1, 2 3 4 1 हम देख लेते हैं। तो पहला ये ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, अब मान लीजिए 2 जगह पर दिया हुआ है, लेकिन आपको देखकर इसका सही जवाब बताना है। ठीक है ना? तो सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित आलोचकों द्वारा उनकी कृतियों का सुमेलन कीजिए। सुमेलित वाला प्रश्न है जो कि इस समय भी बहुत धड़ल्ले से पूछा जा रहा है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, देवराज, मुक्तिबोध का नाम दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर पर इतने दिनों से मैं लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा था, बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, 1942। ठीक है, देवराज, छायावाद का पतन, मुक्तिबोध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नगेंद्र, रस सिद्धांत। ठीक है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि मानव मूल्य और साहित्य नाम से किसने लिखा है। ठीक है, धर्मवीर भारती को आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा ये। बाकी जितने भी दिए गए हैं उनको मिला लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया चौथा, नगेंद्र का पांचवा, देवराज का दूसरा। आप अपने दिमाग में रचनाओं को बैठाते जाइए। मुक्तिबोध का हो गया पहला, यानी कि चौथा पांचवा दूसरा पहला, चौथा पांचवा दूसरा पहला। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो कि पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड आ गया। अगर मान लीजिए सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, तो उनको लग रहा होगा कि जनसंचार से रिलेटेड तो कोई सवाल ही नहीं आया। आ चुका है, ऊपर भी पत्र पत्रिकाओं से रिलेटेड आ गया और यहाँ पर भी आ गया। पत्रिकाओं का नाम दिया गया है
संपादकों का नाम दिया गया है। सुमेलित करना है हमें। हिंदी प्रदीप, बंगदूत, उदंत मार्तंड, मतवाला। तो जो सबसे पहले आए उसको मिला लीजिए। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, बंगदूत राजा राम मोहन राय, उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर, मतवाला, अब देखिए मतवाला का संबंध आता है निराला से, ठीक है। तो अब यहां पर हम मिला लेते हैं कि हिंदी प्रदीप का हो गया 3, बंगदूत का हो गया 4, उदंत मार्तंड 1 और डी का हो गया 2। 3 4 1 2, 3 4 1 2। आप देख रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन है वही क्या हो गया, सही हो गया, ठीक। राम वृक्ष बेनीपुरी कौन सी पत्रिका प्रकाशित करते थे? जब मैं केबीएस का लेक्चर आप सभी को प्रोवाइड करवा रहा था तो राम वृक्ष बेनीपुरी से रिलेटेड वहां पर एक तथ्य आया हुआ था कि इन्होंने शायद कलम नाम की पत्रिका थी उसका संपादन किया, ठीक है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कवियों और कृतियों का सुमेलन कीजिए। सवाल है, एक तरफ कवियों का नाम दे दिया गया है, दूसरी तरफ कृतियों का। तो केशवदास, मतिराम, भूषण, देव इत्यादि का नाम है। अब इसमें हम मिलान करते हैं। सबसे पहले हम मिलान करते हैं जो हमें आता है, ठीक है। आप लोग भी अपने मन में मिलान कर रहे होंगे। मान लीजिए मुझे आ रहा है कि भूषण शिवा बावनी, ठीक है। और इसी तरीके से शिवराज भूषण नाम से भी उन्होंने एक रचना की है और बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि इसमें किसका उल्लेख किया गया है, यानी कि ये अलंकार ग्रंथ है। तो भूषण का हो गया शिवा बावनी। इसके बाद हो गया केशवदास का रसिक प्रिया, ठीक है। और देव का क्या हो गया, देव का हो गया भाव विलास। इसके बाद मतिराम का हो गया ललित ललाम। ललित ललाम से भी पूछा जाता है कि इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, ललित ललाम, ठीक। तो एक तो मतिराम की भी काफी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। ललित ललाम किस प्रकार का ग्रंथ है, इसको आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिलहाल हम मिलाते हैं इसको। केशवदास का हो गया 2, मतिराम का 1, भूषण का 5 और देव का 3। तो 2 1 5 3, 2 1 5 3। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब यहां पर हो रहा है। यहां पर रचना दी गई है आर्या सप्तशती, ठीक है। और एक रचना है गाथा सप्तशती। इन दोनों रचनाओं का प्रभाव एक खास रीतिकालीन कवि के ऊपर पड़ा है। किस कवि के ऊपर पड़ा है, अगर इसका जवाब आप बताते हैं तो बहुत ही बेहतर आपकी तैयारी चल रही है। मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में उस कवि पर विचार कर लिया है, रीतिकाल के कवि हैं, और उसमें बताया गया है कि इन दोनों का उनके ऊपर गहरा प्रभाव है। को रिलेट करके पढ़ेंगे, स्टोरी बनाकर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित पंक्तियों और कवियों का सुमेलन कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं और कवियों को हमें उनसे जोड़ना है, ठीक है। तो कनक कदली पर सिंह समारल ता पर मेरु सामने। अच्छा, कवियों का यहाँ पर नाम देख लेते हैं। घनानंद, रसखान, विद्यापति, मतीराम, पद्माकर। इसमें एक आदिकाल के हैं, भक्ति काल के भी हैं, रीतिकाल, ठीक है। यही 3 कालखंड के रचनाकार। तो सबसे पहले तो अति सुदर्शन को मारा गए, तुरंत घनानंद लगा दीजिए आप, ठीक है। एक फिर नैन नचाए कई मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। इसको आप बहुत बार पढ़े होंगे, परीक्षा में खूब पंक्ति पूछी जाती है। तो ये हो गया पद्माकर की। पद्माकर की खास विशेषता ये है कि ये अपने एरिया के जो भी त्योहार हैं, पर्व हैं, उन पर खूब लिखते हैं। इसके बाद मैथिल में आप देख रहे हैं कि विद्यापति लिख दिए कनक कदली, तो ये हो गया 3। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखे कुंज की माल गले पहरोगी। अब ये किसकी रचना है, ठीक है। तो ये हो गया रसखान का। तो अब हमारा जो ऑप्शन बन रहा है 3 5 1 2, 3 5 1 2, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब। तो इसमें जो आपको नई चीज दिखे उसको जरूर अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों से सुमेलित कीजिए। फिर से उसी टाइप का प्रश्न पूछा गया, लेकिन इस बार कुछ पंक्तियां छोटी छोटी। कवियों के नाम है प्रसाद, हरिऔध, निराला, मैत्री शरणगुप्त, माधवी वर्मा।
यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि 3 ऐसे कवि हैं जो कि छायावाद से हैं और 2 ऐसे कवि हैं जो कि द्विवेदी युग से हैं। बस इस तरीके से भी आपकी तैयारी हो रही है, फटाफट आपका दिमाग तुरंत कैच कर ले कि कौन कहाँ से जुड़ा हुआ है, तब मजा आएगा। अब तुरंत आप कहेंगे स्नेह निर्झर बह गया निराला, ओ वरुणा की शांत कछार प्रसाद, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये मैथिली क्षणगुप्त। दिवस का अवसान समीप था, ये हो गया हरिऔध। बस आपकी पंक्ति कंप्लीट हो गई। अगर इन पंक्तियों को कहां से लिया गया है वो क्लियर हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाए। फिर भी इतना काफी। तो हम एक बार देख लेते हैं। ए का हो गया 3, ठीक है। इसके बाद बी का हो गया 1, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 2। तो 3 1 4 2। अब देख लेते हैं हम 3 1 4 2। सबसे आखिर ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जो कि नाटक से रिलेटेड है और पात्रों से रिलेटेड है। पात्रों का नाम दिया गया है और नाट्य कृतियां दी गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक ही प्रश्न में आप देखेंगे कि आपके कई प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। तो स्कंद गुप्त दिया गया है कोणार्क, आषाढ़ का एक दिन, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण। अगर आषाढ़ का एक दिन आपने पढ़ा होगा तुरंत आप बता देंगे विलोम, जो कि कालिदास का क्या है, अपोजिट है, विपरीत है कालिदास का, विलोम हो गया। इसके बाद स्कंद गुप्त को पढ़े होंगे। तो अब यहाँ पर 2 चीजें आपके दिमाग में आ रही, एक तो दांडायन नाम है और एक है प्रपंच बुद्धि। दोनों जयशंकर प्रसाद के नाटकों के पात्र हैं। तो हम यहाँ पर स्कंद गुप्त का संबंध प्रपंच बुद्धि से है। अब बच रहा है कोणार्क और सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण। तो कोणार्क से रिलेटेड कौन है, वो है विशु। और फिर सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण से रिलेटेड है शीलवती। यानी कि इसका जो ऑप्शन यहां पर हो रहा है उसको मिलाए हम तो ए का 3 हो रहा है, बी का 1, सी का 2, डी का 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो इसमें बिल्कुल आप ध्यान से रखिए कि स्कंदगुप्त के कौन कौन से पात्र हैं या फिर चंद्रगुप्त के कौन कौन से पात्र हैं। ठीक है, अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इन तीनों को आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है। और इस पर हमने शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, प्रैक्टिस सेट हर एंगल से आप सभी को बताया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। जैनेन्द्र, निर्मल वर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, प्रभा खेतान का नाम दिया गया है और रचनाएं इधर दी गई हैं। वे दिन, जूठन, आओ पे घर चले, मुक्तिबोध, यह पथ बंधु था। तो हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले जो आ रहा है उसको मिलान कीजिए। मान लीजिए आ रहा है आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन, तो सी का 2 हो गया। प्रभा खेतान, आओ पे घर चले, ठीक है, 3 हो गया। निर्मल वर्मा, वे दिन, 1 हो गया। जैनेन्द्र, मुक्तिबोध इन्होंने लिखा है, ठीक है, उपन्यास है इनका मुक्तिबोध, तो ध्यान में रखना है। अब हमें मिलान करना है 4 1 2 3, 4 1 2 3। आप देख रहे हैं कि पहला ही ऑप्शन क्या है, इसमें सही हो गया है। अगला प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। अब कृतियां दी गई हैं और कवियों का नाम दिया गया है। लहर, स्वर्ण धूलि, एकांत संगीत, बाबरा अहेरी, अर्चना। मैंने जैसे ही कृतियों का नाम लिया आपका दिमाग इतना बिजी होने के बाद भी, 33 प्रश्न करने के बाद भी इतना फ्री होके, रिफ्रेश होके काम कर रहा है कि तुरंत छप जा रहा है। लहर छप गया, स्वर्ण धूलि छप गया, एकांत संगीत, बावरा अहेरी, अर्चना छप रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं छप रहा है तो तैयारी करना है। जयशंकर प्रसाद हो गया लहर, प्रकाशन वर्ष अगर आ जाए तो और मजा आ जाए। फिर निराला, कृष्णा, अर्चना। हरिवंश राय बच्चन, एकांत संगीत, खूब पूछा जाता है ये। फिर सुमित्रा नंदन पंत, स्वर्ण धूलि, ठीक है। अब बावरा अहेरी, अभी इसी प्रैक्टिस सेट में हमने बात किया कि ये अगे की रचना, ठीक है। तो अब हम मिलान कर लेते हैं कि ए का हो गया 2, बी का 1, निराला
का हो गया 5 और डी का हो गया 3, मतलब कि 2 1 5 3, 2 1 5 3, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसके लिए हमें जब तक थ्योरेटिकल जानकारी नहीं होगी, इसको हम याद नहीं करके कर सकते हैं। थ्योरेटिकल जानकारी होना बहुत जरूरी है सैद्धांतिक रूप से। सवाल पूछा गया स्थापना के तौर पर कि मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है, क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि मिथक क्या होता है, इतिहास क्या होता है। मिथक, बिंब, प्रतीक, इन सारी पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मिथक एक कल्पना का रूप धारण किया रहता है, लेकिन जो इतिहास होता है उसमें अतीत की बातें की जाती हैं, तथ्यों पर आधारित होती हैं, क्रमिक घटनाओं को बताया जाता है। तो बताया यहाँ स्थापना देखिए क्या दी गई कि मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है, क्योंकि ये इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं। ये बात बताई जा रही और पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए आर तो एकदम से गलत है, क्योंकि जो मिथक होता है वो इतिहास की भांति तथ्यात्मक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मिथकों के माध्यम से हम अपने इतिहास को समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं रामायण, महाभारत या फिर अन्य जितने भी पौराणिक कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हमको इतिहास से जोड़ने का प्रयास करते हैं, समझने का द्वार। पूरा 100% नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए मान सकते हैं। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है कि तथ्यात्मक होते हैं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, ऐसे ही इसको समझकर आपको हल करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया, उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। अब यहां पर देखिए सवाल पश्चिम से जोड़कर पूछा गया है। नया ज्ञानोदय, इनलाइनमेंट जिसको कहा गया है पश्चिम में, कि ज्ञानोदय के कारण बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का को बढ़ावा दिया गया। ठीक, उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी। तो इस तरीके से दोनों यहाँ पर स्थापना और तर्क एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और दोनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। स्थापना दी गई है कि रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्तिजनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना की कृत्रिमता। तर्क दिया गया क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है। अब हमें इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। कहा गया कि रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्तिजनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव, यानी कि जो भी कविताओं में भाव जागृत किए जाते हैं या फिर प्रस्तुत किए जाते हैं वो फालतू में होते हैं, सच्चाई नहीं, यथार्थ से नहीं जुड़ा होता है। यानी कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि महादेवी वर्मा की जो भी कविताएं हैं, रहस्यवादी ढंग की कविताएं, वो सब क्या है, ऐसे ही खोखली और उसमें कृत्रिमता है। बिल्कुल बात क्या है, गलत है। और तर्क भी क्या है, गलत है। दोनों क्या हो गया, गलत है। ऐसा नहीं है कि जितनी रहस्यवादी कविताएं होती हैं उसमें सच्चाई का अभाव होता है या फिर वो कृत्रिम होती हैं। कई बार हम अपना बचाव करते हुए भी रहस्यवाद का सहारा लेते हैं। अब मान लीजिए स्वाधीनता आंदोलन चल रहा है, तो उस समय जो भी कविताएं की जाएंगी, स्वतंत्रता की बात की जाएंगी, तो कई कवि जो हैं वो डायरेक्ट नहीं करते, घुमाकर बातों को कहते हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया कि ए और आर दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्र चित्त से रस का अनुभव करता है। साधारणीकरण, अब साधारणीकरण पर हमने बड़ी मेहनत से एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जरूर उसको देखिए, पुराने विद्यार्थी जरूर देखे होंगे, लेकिन नयों के लिए आग्रह है, तो साधारणीकरण समझ में आ जाएगा। पूछा गया कि साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्र चित्त से रस का अनुभव
करता है। तो ये क्या हो गई, बात सही हो गई। साधारणीकरण में क्या होता है कि पता ही नहीं चलता है कि जो पात्र है जिसको वो मंच पर देख रहा है वो उसका कोई परिचित है या फिर क्या है। अगर वो पात्र प्रमोद नाम का है तो दर्शक के मन में प्रमोद नहीं रहेगा, बल्कि वो राम का रोल कर रहा है तो राम उसको दिखाई पड़ेगा। जब ये पूरा अपना गेटअप हटाएगा प्रमोद, तब लगेगा कि अरे ये तो प्रमोद ही है। नहीं तो गेटअप में होगा तो वो पूरा राम दिखेगा। तो वो रस का जब अनुभव करता है। अब मान लीजिए उसको नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका जो चित्त है वो एकाग्र चित्त नहीं है। ठीक है, वो व्याकुल है, वो उसको पता है कि अरे ये तो मेरे साथ खेलता है और आज ये राम बना हुआ है, इस टाइप से। अब तर्क दिया गया कि इसीलिए पश्चिमी नाट्य चिंतक ब्रेख्त ने भी इस बात का समर्थन किया है। तो ये भी बातें क्या है, सही। एक तरीके से ऑप्शन ए और आर दोनों क्या है, सही हो गए। ठीक है, अब बात हम करते हैं अगला जो प्रश्न है। पूछा गया कि कला सौंदर्य का विधान करती है। कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों बातें क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सही है। कविता में ये नहीं देखा जाता है कि कौन सा पक्ष सुंदर है, क्योंकि वो भावों की अभिव्यक्ति होती है, तो उसमें ये सब नहीं देखा है। इसी तरीके से आप देखेंगे अंधेरे नाम की कविता पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या है। ठीक है, या फिर जो भी कविता है, कविता का संबंध कला से, और कला का काम क्या है, सौंदर्य का विधान करना। बस सीधी सीधी बात यही है। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिधान में शब्द श्लेष अलंकार होता है, क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। श्लिष्ट मतलब क्या होता है, चिपकना। ठीक है, चिपकना। श्लिष्ट का अर्थ आप समझ जाइए, इसी से श्लेष अलंकार बना हुआ है। और श्लेष अलंकार में कहा भी जाता है कि एक बार कोई शब्द यूज होता है और उसके एक से अधिक अर्थ हो जाते हैं, इसीलिए इसको बोला गया अनेकार्थवाची। तो श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिधान में शब्द श्लेष अलंकार होता है। क्या है, ये बात सही है। क्योंकि कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। ये क्या है, गलत है। इसमें शब्द सार्थक ही रहता है, निरर्थक नहीं रहता है। तो ये तो सही है, लेकिन आर क्या हो गया, गलत हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग धीरे धीरे कथन और तर्क वाले प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि ज्यों-ज्यों सभ्यता ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती गई त्यों-त्यों मनुष्य की ज्ञान सत्ता बुद्धि व्यवसायत्मक होती गई, क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। अब ये देख रहे हैं आप पंक्ति, सीधे सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध से इसको उठा लिया गया। ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती गई त्यों-त्यों मनुष्य की ज्ञान सत्ता बुद्धि व्यवसायत्मक होती गई। सही है, क्योंकि इसमें भाव सत्ता का अभाव। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों क्या है, सही है। तो इस तरीके से हमने 45 प्रश्नों पर प्रैक्टिस सेट किया और इसमें अलग अलग ढंग के प्रश्नों को देखा। सुमेरी, प्रकाशन वर्ष, अनुक्रम, सामान्य प्रश्न, कठिन प्रश्न, नए प्रश्न, अलग अलग तरीके के। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए और अपने लिए समय निकालकर 1 घंटा इस चैनल के लिए जरूर रखिए। आने वाले दिनों में आपको काफी लाभ मिलने वाला है, आपके मनोबल के दृष्टिकोण से, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी सफलता के दृष्टिकोण से। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं भी आप सभी से जुड़ता हूँ, बहुत एनर्जी के साथ बताने की कोशिश करता हूँ, तैयारी करता हूँ। और प्रैक्टिस सेट तो बार बार मैं बोलता हूँ कि तलवार की धार पर चलने के बराबर है। कई बार थोड़ा मिस्टेक हो जाता है इधर उधर, तो उसको अन्यथा में नहीं लेना है। उसको आप कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी बातों को खुलकर आप रख सकते हैं, यहाँ पर अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।